जय हिंद दोस्तों। सस्टेनेबल स्ट्रक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बताऊंगा। दोस्तों अभी तक मैंने जितना भी डेटा शेयर किया हूँ वो डिजाइन से है, स्ट्रक्चर से है, कॉस्टिंग से है और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में बताऊंगा कि स्ट्रक्चर के साथ साथ प्लांट के साथ साथ इलेक्ट्रिकल का भी कुछ डेटा आपको शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, प्लांट देख रहे हैं कि डबल स्लोप में है। अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया था वो सिंगल स्लोप में ही डिजाइन किए थे, जो साउथ की तरफ हमेशा टिल्ट होता है, चाहे वो रूफटॉप हो, ग्राउंड माउंट हो या शेड पे हो। शेड पे नॉर्थ साउथ दोनों चलता है, लेकिन मैक्सिमम जो प्लांट डिजाइन हुआ है साउथ की तरफ ही, ग्राउंड माउंट और रूफटॉप। लेकिन आज के केस में आज का जो टॉपिक है वो यूनिक है, जो अभी तक मैंने नहीं बनाया, शेयर किया हूँ ना, तो वो ऐसा प्रोजेक्ट डिजाइन किया हूँ। आज के टॉपिक में क्या है कि जो प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है वो दो स्लोप में हुआ है, एक साउथ की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ। अब बहुत सारे सवाल आता है कि क्या साउथ की तरफ जो प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ है उसमें तो आपका जनरेशन बढ़िया होगा, लेकिन नॉर्थ वाले में तो जनरेशन कम होगा। तो ये बात सही है कि साउथ की तरफ का जनरेशन अगर 5 है तो 5 में 5/5 देगा, लेकिन जो नॉर्थ है उसमें 5 नहीं देगा, हो सकता है 4 हो, 3 हो। रीजन ये है कि जो सूरज का डायरेक्शन होता है वो ईस्ट से वेस्ट होता है, साउथ की तरफ हमेशा टिल्ट रहता है। वो इंडिया के लिए बता रहा हूँ, अदर कंट्री के लिए अलग हो जाता है। तो नॉर्थ की तरफ सूरज जाता नहीं है। लेकिन एक चीज़ और देखा गया है कि हम लोग मेगावाट और गीगावाट प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं शेड पे, तो शेड पे सभी साउथ पे तो नहीं करते हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन में करते हैं। वहाँ तो टिल्ट एंगल बहुत कम होता है, 5 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री टिल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग डिजाइन किए, यहाँ पे 15 डिग्री टिल्ट पे किए हैं। 15 डिग्री साउथ का भी स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट और 15 डिग्री नॉर्थ का भी है, तो दोनों कंबाइन करके चला। लेकिन हाँ, यहाँ पे इन्वर्टर साउथ के लिए अलग इन्वर्टर होगा और नॉर्थ के लिए अलग इन्वर्टर होगा। दोनों का इन्वर्टर एक साथ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि साउथ वाला मेरा जनरेशन 5 यूनिट दे रहा है और नॉर्थ वाला जो प्लांट है वो 4.5 यूनिट, 3 यूनिट दे रहा है, कम दे रहा है ये ज़्यादा। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा वोल्टेज का। तो इसीलिए साउथ अगर दे रहा है मेरा 5 यूनिट तो एक इन्वर्टर अलग, नॉर्थ अगर 4 यूनिट दे रहा है तो वो अलग। तो ये होता है। आप देख सकते हैं। अब बताता हूँ, मेन मुद्दे पे आते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट डिजाइन हुआ है, फ्रंट हाइट 600 mm, बैक हाइट आप देख रहे हैं मेरा लगभग 1500 समथिंग है, तो ये 1700 1750 हाइट है पूरा। ठीक है, अब आते हैं 1600 1650 1700 के आसपास ये हाइट है और टिल्ट एंगल जो है वो 15 डिग्री है। स्ट्रक्चर यहाँ पे जितने भी लिया गया है वो कम्प्लीटली हॉट डिप है, जो मिनिमम 80 माइक्रोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट लगा है ये हॉट डिप में है, स्ट्रक्चर है। अगर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का जो ग्रेड है, स्टील का ग्रेड है वो 350 मेगा पास्कल है। और जो सेक्शन है, सेक्शन का साइज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 75 40 15 2 राफ्टर है, कॉलम है, राफ्टर है और पल्ली, ये तीन कंपोनेंट सेम है, 75 40 15 2 में। अब आते हैं ब्रेसिंग। ब्रेसिंग यहाँ पे जो है वो 40 40 3 एल एंगल यूज हुआ है। और एक और कंपोनेंट है यहाँ पे, ये सैग एंगल दिया गया है। सैग एंगल एक्चुअल में दोस्तों सैग एंगल देना जरूरी होता है ग्राउंड माउंट या रूफटॉप के प्रोजेक्ट में। सैग एंगल कह सकते हैं या सैग रॉड भी बोल सकते हैं, अलग अलग दोनों है। तो ये सैग एंगल या सैग रॉड एक्चुअल में क्या करता है, नाम ही सैग, मतलब पर्लिन जो सैग हुआ था उसको स्टेबल करने के लिए सैग एंगल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल छोटा सा देता हूँ, जैसे स्ट्रक्चर जो फैब्रिकेट होता है या हॉट डिप होता है तो वो कोई छोटा सा कंपोनेंट नहीं है कि एक आदमी गया और उसको कंप्लीट काम करके चले गया। हॉट डिप का जो भट्टी होता है, जो टब होता है जिंक का, वाटर कूलिंग का, वो सब लगभग 6.5 से 7 मीटर हाइट लेंथ होता है, लेंथ। तो उसमें क्या होता है कि मैनुअली नहीं पुट करते हैं, उसमें कोई भी कंपोनेंट मैनुअली नहीं है, सब क्रेन के हेल्प से ही जाता है। तो क्रेन के हेल्प से जाता है तो क्रेन एक बंज बनाता है, एक बंडल बनाता है। अब वो बंडल में बहुत सारे कंपोनेंट रहता है, तो वो बंडल में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट के समय में वो बेंड हो जाता है थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये 90 डिग्री है तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक 1400 मैंने पर्लिन, ये पर्लिन और वो पर्लिन के बीच में 1400 ये दे दिया। यहाँ पे थोड़ा सा बेंड है और यहाँ पे भी मैंने 1400 दे दिया। लेकिन
पर्लिन है यहाँ पे मॉड्यूल, कोई शेड तो है नहीं कि आप ठीक है थोड़ा सा बेंड जा रहा है तो आप सेल्फ स्क्रू से ये कर दीजिए, सेल्फ स्क्रू लगा दीजिए, यहाँ पे नट बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप बोल्ट कर रहे हैं पर्लिन, ये तो मॉड्यूल कनेक्ट हो जा रहा है, वहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ पे मॉड्यूल कनेक्ट। यहाँ पे एक तो मॉड्यूल का स्लॉट जो होता है वो 12 mm या 14 mm होता है लेंथ में, और पर्लिन में हम लोग देते हैं वो 20 mm होता है। तो वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में क्या होगा कि मान लीजिए कि पर्लिन जो होल हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो ये 20 mm है, और ये जो मॉड्यूल का होल है ये डायरेक्शन है 14 mm है, तो 14 mm माइनर है, ये 25 mm होता है यहाँ पे, तो ये इसका हाफ। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये 20 mm 15 mm इधर की तरफ शिफ्ट होता है, बेंड होता है, और उधर की तरफ, तो ये कनेक्ट नहीं हो, उसके लिए आपको पुश करना पड़ेगा दोनों पर्लिन को। कहीं कहीं पे देख रहे होंगे कि मॉड्यूल अलाइनमेंट नहीं है, कहीं नहीं होगा, तो यही सब रीजन होता है मॉड्यूल अलाइनमेंट ना होने का। मॉड्यूल अलाइनमेंट करने के लिए ये सेग एंगल का यूज करते हैं। वो क्या करता है कि सेंटर वाले पर्लिन को स्टेबल करता है, अगर 1400 mm स्टार्टिंग और एंड में है तो मिड में भी 1400 mm करता है, ताकि मॉड्यूल आसानी से लग जाए। तो ये सेग एंगल का यूज होता है। अब दोस्तों ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो गया, मॉड्यूल आते हैं, मॉड्यूल का वॉट पीक देखते हैं। यहाँ पे 590 वॉट पीक का रिनिसिस का मॉड्यूल है, जो बाइफेशियल मॉड्यूल है। बाइफेशियल बेटर अभी चल रहा है, टॉपकॉन का है, तो बाइफेशियल मैक्सिमम आजकल प्लान लग रहा है क्योंकि डबल जनरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सब जितने भी कंपोनेंट यहाँ से हटा के, जितने भी आप देख रहे हैं ये सब हट जाएगा, ईंट वगैरह, यहाँ पे वाइट कोटिंग किया जाएगा, पुट्टी किया जाएगा, ताकि डबल जनरेशन रहे, जनरेशन कमी नहीं। तो ये बाइफेशियल में ये इंपॉर्टेंट होता है बाइफेशियल के लिए कि नीचे भी आप कलर कर दीजिए, आपका जनरेशन परफेक्ट रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रिकल की तरफ चलते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे डीसी का कनेक्शन, डीसी का यहाँ पे जो स्ट्रिंग बना है वो 16 मॉड्यूल का बना है, क्योंकि रिनिसिस 590 वॉट पीक का जो मॉड्यूल है और इन्वर्टर के साथ उसका जो कॉम्बिनेशन बना है, तो 16 मॉड्यूल का स्ट्रिंग बना है। एक टेबल से 16 मॉडल निकाल के स्ट्रिंग बनाए, और वहाँ पे एक स्ट्रिंग कंप्लीट बना। स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग में 16 मॉड्यूल कनेक्शन हुआ है सीरीज में। अब उसका नेगेटिव पॉजिटिव आया, तो वो क्योंकि मॉड्यूल का मैक्सिमम जो लेंथ होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 से 250 mm होता है, 300 mm मैक्सिमम होता है, तो ये तो नहीं जा सकता है। तो उसके लिए एक्सटर्नल डीसी का 4² mm का केबल ला के कनेक्ट किए हैं, और यहाँ से जाएगा MC4 कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट है, MC4 कनेक्टर है, फेरुल्स है। MC4 कनेक्टर को इंडिकेट करने के लिए हमेशा फेरुल्स का यूज करते हैं। फेरुल्स डिजिट में भी होता है, नंबरिंग में भी होता है। नंबरिंग और डिजिट में इसलिए होता है कि इन्वर्टर नेम प्लस में नंबर ऑफ इन्वर्टर, नंबर ऑफ स्ट्रिंग, उसके लिए आपको डिजिट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इंडिकेट करते हैं इसका। मान लीजिए कि मैं किसी प्लांट पे अगर 50 स्ट्रिंग बनाया और 50 स्ट्रिंग में ये नंबरिंग नहीं किया, स्टार्टिंग में तो 50 स्ट्रिंग लगा दिए, लेकिन अभी तो इजी रहेगा, आप प्लांट लगा के चले गए, प्लांट लग गया, लेकिन महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बाद उस प्लांट में कुछ फॉल्ट आता है किसी भी स्ट्रिंग में, तो वो स्ट्रिंग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये फेरुल्स के हेल्प से ही कर सकते हैं। इन्वर्टर का नाम, मॉड्यूल नेम, मॉड्यूल नेम, इन्वर्टर नेम, उसके बाद स्ट्रिंग नेम और नेगेटिव पॉजिटिव, ये इंडिकेट किया जाता है, ताकि आप इन्वर्टर का एंड पॉइंट और जहाँ पे टेबल लगा रहे हैं वहाँ का आप कनेक्शन, वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज करेंट चेक कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो फॉल्ट होगा वो पकड़ा जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों, वो उसका कैसे असेंबल होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है असेंबल करने का, वो आपको बताऊंगा।